क्यों? उनके इतने शुभचिंतक क्यों है? इसलिए कि लोग नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद कर रहे हैं या फिर वो संजय जोशी को ज्यादा पसंद करते हैं? संजय जोशी पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काबिल व्यक्ति हैं, इसलिए उनको करते हैं। और दूसरा एक सिंपैथी संजय जोशी के साथ है कि उनके कैरियर को तबाह करने के लिए जो रास्ता अपनाया गया उससे कहीं ना कहीं संजय जोशी के साथ लोग खड़े हुए हैं। और इनकी कार्य प्रणाली, जो तमाम कार्य प्रणाली थी, वो सबके सामने आ चुकी है। उससे कहीं ना कहीं जो लोगों में नाराजगी है, इसलिए वो संजय जोशी के साथ खड़े हुए हैं। और जब संजय जोशी पावर में आएंगे, जो बचे कुछ लोग हैं वो भी इनके दरबार में पेश हो जाएंगे, अपने आप ही पेश हो जाएंगे। ये भी आप जानते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, खासकर राजनीतिक दल में, जो पावर देखते ही तुरंत भाग जाते हैं उधर। तो भारतीय जनता पार्टी के 98% लोग उसी दिन इनके साथ खड़े हो जाएंगे जिस दिन ये पद संभालेंगे। आज तो 70% है, वो 98 पहुंचने में देर नहीं लगेगी इनके साथ जाने। और ये जो दो लोग हैं, दो ही रह जाएंगे, क्योंकि इनके साथ आप मुझे बताइए, तीसरा नाम बता दीजिए मोदी शाह के अलावा, कि ये इनके साथ जो है, अगर इनको कोई भी सजा मिलेगी या कुछ भी कुछ होगा, वो इनके साथ खड़े रहेंगे। तीसरे व्यक्ति का नाम आप बता दीजिए, जानकारी करके बताइए। और नेता का नाम बताइए, ये इनका नाम मत बता दीजिए कि हरदीप पुरी जी खड़े होंगे, अश्विनी वैष्णव जी खड़े होंगे। धरातल पे जीरो है, ये 4 वोट नहीं है इन लोगों के, इनको छोड़ दीजिए आप। मुझे वो बताइए कि राजनाथ जी इनके साथ खड़े होंगे, शिवराज चौहान इनके साथ खड़े होंगे, जो लोकसभा का चुनाव 10 बार 6 बार 8 बार जीत के वो इनके साथ खड़े होंगे। हरदीप पुरी और अश्विनी वैष्णव को दोष देंगे कैसे इसके लिए? क्योंकि पिछले 10 साल में नहीं, दोष देने की बात नहीं। मोदी ने चेहरे ही ऐसे चुने हैं जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है, और जिनकी जमीन ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो ये तो राजनीतिक मैं इसीलिए कह रहा हूं था ना विनीता जी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो असली पिलर है, वो 70% आज भी संजय जोशी के साथ है। और जिस दिन संजय जोशी के पास पावर आएगी, उस दिन 98% हो जाएंगे। मैं तो 2% में गिन रहा हूं ना इन लोगों को। और ये खड़े हो सकते हैं मोदी जी के साथ, लेकिन धरातल पे तो है नहीं ना ये। तो भारतीय जनता पार्टी में इनके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है नहीं, ये तो राज्यसभा से आए हैं, इनको 4 वोट तो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि इनके साथ खड़ा कौन है। मैंने आप ही से नाम पूछा, आप ही बता दीजिए कि जो आपको लगता हो हार्डकोर कोई पॉलिटिशियन है, या लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में। अगर इनके साथ कल को हेमंत शर्मा खड़े हो जाए तो एक अलग बात है। अगर इनके साथ वो महाराष्ट्र के जो शिंदे हैं, जो अभी मुख्यमंत्री, वो इनके साथ खड़े हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर उनको भी राजनीति करनी होगी, वो भी उधर मुंह कर लेंगे जब उनको लगेगा इनकी तो विदाई हो रही है। विदाई में आपके साथ कोई नहीं आते, और उनके साथ नहीं आए थे वाल्मीकि जी के साथ, उनका परिवार नहीं आया था, जबकि सारा कुछ लूट के वाल्मीकि जी घर पे देते थे। तो कोई नहीं आता बुरे वक्त में आपके साथ। और वो जो फॉर्मूला मैं हमेशा आपके चैनल पे, बाकी जगहों पे भी कहता हूं कि जब आपका समय खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए को कुत्ता काट लेता है। तो आपका समय खराब शुरू हो चुका, तो कोई बचाने आपको नहीं आएगा। हो गया, बहुत अच्छा समय 10 साल आपका बीता। अब जरूरी नहीं है कि लगातार ये समय चलता रहे, समय बदलाव होगा। इतनी खबर आपके पास है तो ये भी तो खबर होगी ना कि अगर संजय जोशी आते हैं मजबूत ताकत में, तो फिर प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। वो नहीं रहेंगे तो उनके ऑप्शन में कौन चेहरे हो सकते हैं? देखिए विनीता जी, ये दूर की बात है। जब एक चीज बदलेगी तो तमाम, जब आप नया घर लेंगे, घर में सफाई करेंगे, तो कई सारी चीजें आप बदलेंगे। उसमें आपसी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर तय करेंगे। और मुझे लगता है उसमें प्रमुख चेहरों में गडकरी भी हो सकते हैं, शिवराज चौहान भी हो सकते हैं, बाकी और कई लोग हो सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चेहरों की कमी नहीं है, राजनाथ भी हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ये देखना होगा कि हमें ऐसा चेहरा आगे लाना पड़ेगा जिसके साथ एनडीए के नए और पुराने साथी कंधे से कंधा मिला के चल सके। आपके जो पुराने साथी चले गए हैं, शिवसेना जैसे जो मेन शिवसेना है, या चाहे वो अकाली दल हो, भले उनके पास आज एक सीट ना हो, जो आपके पुराने साथी हैं वो भी आपके साथ आ सके और नए एलाइज भी एनडीए में आ सके। ऐसे चेहरे को आगे करना होगा और उसी को प्रधानमंत्री बनाना होगा, अगर 27 तक हमें सरकार चलानी है, 29 तक। तो इसलिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जो नई भारतीय जनता पार्टी होगी, वो ऐसे चेहरे को आगे लेके आए। और अगर आप एक एक चेहरे पर डिस्कशन करें, एक एक चेहरे की बात करें,
तो मुझे तो लगता नहीं कि गडकरी के चेहरे पर ममता बनर्जी को कोई नाराजगी होगी। मुझे तो नहीं लगता शरद पवार को गडकरी के नाम पे कोई नाराजगी होगी। मुझे तो नहीं लगता शिवसेना को या अकाली दल को गडकरी के नाम पे कोई नाराजगी होगी। तो इसमें नए एलाइज आ सकते हैं। इसमें तो पहले भी लोग आए, ऐसा तो है नहीं कि पहले लोग आए नहीं। नीतीश कुमार भी थे इनके साथ पुरानी एनडीए पर, वाजपेयी जी के साथ। चंद्रबाबू नायडू भी थे, तो इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ चुकी है, संघ भी ये बात समझ चुका है कि आज जो रोज धमकी दे रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, वो इनकी भी कमजोरियां हैं, इसलिए इनको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर हम इनकी जगह कोई नया चेहरा साफ सुथरा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एलाइज भी ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे और ये सरकार लंबी चलेगी। और आरएसएस के जो अपने एजेंडे हैं, आरएसएस के जो अपने काम है, जो देश हित के काम है, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनको आगे बढ़ा पाएगा। इस रणनीति पे आरएसएस चल रही है और उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही है। संजय जोशी में एकाएक कोई फूल लटकने लगे हैं, संजय जोशी जो है देवता धरती पर उतर आए हैं, इसलिए नहीं आरएसएस मरी जा रही है संजय जोशी को लाने के लिए। संजय जोशी एक काबिल नेता है और इस बिगड़े हुए खेत को वो संवार सकते हैं, निराई गुड़ाई हल चला के इसको बढ़िया तरीके से बीज बो सकते हैं। अच्छे किसान वो है राजनीतिक रूप से, इसलिए उनको आगे लाने की बात की जा रही है। कोई इसलिए नहीं कि संजय जोशी जी का चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए ला रहे हैं उनको। वहां कमी नहीं है लोगों की लाने की। लेकिन पिछले इतने सालों में कोप भवन में रहे हैं या थोड़ा बहुत एक्टिव भी रहे हैं कहीं पर कुछ? लगातार पर्दे के पीछे से वो एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50% लोगों के वो टच में है और लगातार इन्होंने उनको सर्विलांस पे रखा है। उनके घर के सामने 5-5 सीसीटीवी हमेशा लगे रहे हैं, उनकी एक एक एक्टिविटी पे इनकी नजर है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों में आज भी उनकी पैठ है और तमाम लोग उनसे चर्चाएं करते रहे। यहां तक मैं जानकारी आपको चैनल पे दे दूं, इससे ज्यादा उनके लिए भी ठीक नहीं होगा, इनके लिए। लो प्रोफाइल मूवमेंट करते हैं वो काफी, बिल्कुल अकेले कहीं जाते हैं, मंदिर दर्शन करने जाएं, जहाँ वो रह रहे हैं काफी लो प्रोफाइल मोड में रह रहे हैं। आसपास तो बहुत लोगों को ये भी जानकारी है कि संजय जोशी कौन से व्यक्ति इतने बड़े ताकत है। विनीता जी, वो इसलिए है क्योंकि वो संघ में लंबे समय तक रहे हैं और संघ के जो व्यक्ति होते हैं, पहली ट्रेनिंग उनकी किसी चीज को लेके होती है कि बिल्कुल साधारण तरीके से रहा जाए और साधारण तरीके से उनका पहनावा, रहना, खान पीन सब साधारण तरीके से होता है। बहुत लोगों को सम्मान देते हैं। मेरी तो लगातार उनसे मुलाकातें होती हैं और अगर आज भी आप देखेंगे उनसे मिलेंगे तो वो घर के बाहर अपने लोगों से मिलते हैं। पार्क में उनकी कुर्सियां पड़ी रहती है, सब लोग जाके अपना चुपचाप बैठ जाइए। वो एक एक आदमी से बात करते हैं जाके, जब तक उसकी बात खत्म नहीं हो जाती तब तक वो उठते नहीं है। आपकी सारी बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि सबका समाधान किया जाए। उनके दरवाजे से कोई व्यक्ति खाली नहीं जाता जिसकी वो बात ना सुने। कई बार 500 आदमी भी होते हैं, 1000 आदमी भी होते हैं, 200 आदमी भी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि 200-500 आदमी से कम रोज उनके घर पे आदमी नहीं आते होंगे। इस 10 साल में भी जब आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अकेले थे या कहीं दिखते नहीं थे, तब भी उनके घर पे 500 लोग डेली आते थे, आप सोचिए। और उन 500 लोगों को चाय पिलाना, उन 500 लोगों को नाश्ता कराना, कहां से वो व्यवस्था कर रहे थे, इस पे भी आपको विचार करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल विचार करना होगा क्योंकि उनके खुद के पास ड्राइवर को देने के पैसे नहीं रहे हैं इस बीच में। जी, तो संजय जोशी के इतने समर्थक हैं जो चंदा इकट्ठा करके अपनी नौकरी दांव पे लगा के, अपने व्यापार को दांव पे लगा के आज भी पिछले 20 साल से उनके साथ खड़े हैं। ऐसे लोग भी संजय जोशी जी के पास हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ हो, अगर वो सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो पर्दे के पीछे से संजय जोशी की मदद करते हैं। और संजय जोशी जी के पास अगर चले जाएं, जो नेता है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, जब शिवराज चौहान मुख्यमंत्री थे तो संजय जोशी जी फोन करते थे, ये फलाने आदमी आ रहे हैं, इनकी आपको मदद करनी है। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थे तब उनको ये फोन करते थे। आज भी जहां जहां मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं जो संजय जोशी जी के गुड बुक में है, सीधा फोन करते हैं। गडकरी जी के यहाँ पे 20% काम आज भी संजय जोशी के लोगों का होता है। अगर संजय जोशी का नाम कोई झूठ लेके ही गडकरी के यहाँ पहुंच जाए तो सबसे पहले उसका काम होगा। ऐसे कई केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम बोलना यहाँ ठीक नहीं होगा, कल से उनको तकलीफ हो जाए। इन लोगों को मोदी जी के लिए डर नहीं लगता है? नहीं, उनके कोई ऐसे काम नहीं होते हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा बिजनेस का काम है, कुछ है, वो छोटी किसी की नौकरी लगवानी है
किसी की कोई मदद करनी है, किसी का कोई हेल्प करना है। संजय जोशी को किसी का अडानी का बिजनेस तो सेट कराना नहीं है, या कोई नए बिजनेसमैन को धंधा तो दिलवाना नहीं है, दलाली तो करनी नहीं है। तो उनके पास सामाजिक कार्य वाले लोग आते हैं, किसी की नौकरी लगानी है, किसी को कोई बीमार है उसको कोई फंड की व्यवस्था करनी है, कहीं हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराना है, इस तरह किसी की लड़की की शादी है उसमें कुछ तो सरकारी मदद करनी है, उस तरह के काम वो कराते हैं। सामाजिक कार्यों के लिए भेजते हैं, कोई वो बिजनेस के लिए थोड़ी भेजते हैं किसी को। जी। एक एक सवाल ये है कि संजय जोशी लोग, क्योंकि लोग सोचेंगे कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को बीट अप करके, मतलब कोई आगे आता है संस्था में इनके, तो वो व्यक्ति का हिंदुत्व और ये फूट डालो वाली जो पॉलिटिक्स है हिंदू मुसलमान की, इसको लेकर के क्या सोच विचार है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी जगह इसी ब्रांडिंग पर बनाई थी, तो संजय जोशी के क्या विचार इस पर रहे हैं? देखिए विनीता जी, अगर आप देखें आरएसएस की जो पुरानी नीति है, आरएसएस का जो अपना तरीका है काम करने का, 100 साल से आरएसएस काम कर रही है। वो अपना काम करती है, अपनी लकीर लंबी खींचती है, दूसरे क्या कर रहे हैं वो इस पर ध्यान नहीं देती है। संजय जोशी का अपना फंडा है कि अपना काम करो, मजबूत करो, अच्छा करो, सामने वाला क्या कर रहा है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। अब यहाँ पॉलिटिकल लड़ाई है, कांग्रेस से लड़ाई लड़ने के लिए आप एक लिमिट तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम करें, जातियों में बांट दें, शाम दाम दंड भेद करें, एजेंसियों को पीछे लगा दें। इतना नीचे तक ना संजय जोशी गिरेंगे ना कोई और गिरेगा। मैं यहाँ अगर आप देखेंगे 2014 से पहले ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस इस तरह के काम नहीं करती थी। कांग्रेस भी सीबीआई का प्रयोग करती थी, ईडी का प्रयोग करती थी, लेकिन एक हद तक जी। करती थी। इन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी है, तो ये चीजें आगे नहीं होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप आटे में नमक करिए, लेकिन आप नमक में ही एक मुट्ठी आटा डाल देंगे तो क्या होगा? तो ये चीजें बंद नहीं होंगी, ये तरीके से होंगी। संजय जोशी जी बहुत साफ सुथरा काम करेंगे, बड़ी आशाएं लोगों को उनसे हैं। बाकी तो जब वो आएंगे काम शुरू करेंगे तभी दिखाई देगा और तभी पता भी चलेगा। जी। उनके मोहन भागवत से कैसे रिश्ते हैं? ये तो आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। उनके बहुत अच्छे क्यों? रिश्ते हैं। अगर मोहन भागवत जी से उनके अच्छे रिश्ते हैं तभी तो उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय महासचिव के लिए आया होगा आरएसएस की तरफ से। अगर उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते तो आप क्या कहेंगे कि उनका नाम आगे आता? बहुत अच्छे ही ये नहीं, सवाल बहुत जबरदस्त रिश्ते उनके हैं। इसीलिए क्या मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी के दिए हुए ऑफर में एयरसेल की अपग्रेडेशन सिक्योरिटी की ठुकरा दी, क्योंकि संजय जोशी के लिए बैटिंग करनी है उनको? नहीं, उसमें देखिए आप विनीता जी, आप भी इतने दिनों से पत्रकारिता भी कर रहे हैं, आपने तमाम मंत्रालय, तमाम बीट भी कवर किए, आपको ये जानना चाहिए सिक्योरिटी की मना तो शरद पवार ने भी कर दी थी। सिक्योरिटी आपको किस लिए दी जाती? वहां पे सिक्योरिटी कम और आपकी जासूसी ज्यादा होती है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया उसको। उनको तमाम जगह जाना है, किन लोगों को आपसे मिलने आना है, आप किन से बात कर क्यों? रहे हैं, आपको कहाँ जाना है जेड कि प्लस नहीं तो जाना पहले है। ही है। जेड प्लस तो पहले ही है, इससे ज्यादा क्या जासूसी की जा सकती है? नहीं, फिर भी उनको उनको एक लिमिटेशन उसमें रहती है। इसमें लिमिट खत्म हो जाती है आपकी, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का इसमें माना जाता है सिक्योरिटी में। बचने की कोशिश है, जितना बच सकते हैं बच रहे हैं वो। अब जहां आप जबरदस्ती ही बांध लेंगे आप तो क्या करेंगे फिर? वो तो जेड प्लस भी नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरे, अगर हम दूसरे एंगल से देखें आरएसएस का प्रमुख होने के नाते, और जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जिस प्रकार से आरएसएस काम कर रही है, उससे खतरा तो है ही उनको। जिस तरह से हमारे देश में कश्मीर में, पाकिस्तान में आतंकवाद की हम बात करते हैं, तो ऐसे में एक इतने बड़े हिंदू हिंदू संगठन के प्रमुख को कहीं ना कहीं खतरा तो है ही, तो सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने वो सिक्योरिटी रखी है, लेकिन सिक्योरिटी की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। वो आपके बेडरूम में घुसी रहे, वो आपके खाने में भी घुसी रहे, ये इतनी आजादी तो मिलनी चाहिए ना उनको। तो संघ के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं, चाहे उसमें संजय जोशी हो चाहे मोहन भागवत जी हो। तो इनका अपना एक सिंपल नजरिया है, सोचने का, रहने का एक तरीका है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। अगर आप देखेंगे सारे काम खुद करते हैं। अगर आपको मौका कभी मिले झंडे वाला देखिए जाके, ये खुद सारा काम करते हैं, खाना तक ये लोग खुद बनाते हैं। ये तो इनका कोई अपना परिवार है नहीं, संजय जोशी का कोई ना बच्चे हैं ना बीवी है, तो असली तो जीवन उन्हीं का है, साधुवाद का जीवन तो वही जी रहे हैं।
तो वो क्यों दखल चाहेंगे किसी का? अगर दखल अंदाजी उनको करनी तो फिर तो परिवार बना लेते। तो उनकी ठीक है कोशिश में है कि कितना बचा जाए, अब कितना। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हालांकि एएसएल में उनको अपग्रेडेशन में चॉपर की सुविधा मिलने जा रही थी, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त कोई भी चांदी का चम्मच मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी से कम नहीं चाहिए। और जैसे रिश्ते उनके संजय जोशी के साथ है, तो यही वक्त है एक सही तलवार की धार का इस्तेमाल करने का। और वो संजय जोशी से ज्यादा तेज नहीं हो सकती है जो मोहन भागवत के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिटेल्ड डिस्कशन। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।